Assalamualaikum students, welcome to the new lecture number 6 of ninth grade physics. In previous lectures we have covered all of the topics. Remaining topic is volume and density, and I will cover in this lecture these two topics. वॉल्यूम और डेंसिटी रह गया था, बस इसको हमने कवर करना है। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम कहते हैं किसको हैं। तो बुक में ये डेफिनेशन आपके नहीं लिखी हुई, वॉल्यूम की डेफिनेशन ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितनी भी जगह घेरेगा, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। और फिर उसके बाद आपकी बुक में वॉल्यूम के बारे में डायरेक्ट ये डिस्कस किया गया है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की हेडिंग है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास मैटर की तीन ही स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करें, गैस की अगर हम बात करें, तो गैस का वॉल्यूम तो वही होता है जिस सिलेंडर में हमने उसको फिल किया हुआ है। तो जो वॉल्यूम का सिलेंडर होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वही गैस का भी वॉल्यूम होगा। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही गैस का भी वॉल्यूम होगा। तो इसलिए गैस का वॉल्यूम हम मेजर नहीं करते, उसका सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक अलग ज्योमेट्री है। वो अभी हम सॉलिड्स में डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में। खैर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स के नाम से अलग हेडिंग है बुक में, और मेजरिंग सिलेंडर के नाम से अलग हेडिंग है। मैंने एक ही हेडिंग इसलिए बनाई है क्योंकि अगर पेपर में आपके पास इन दोनों में से कोई भी टॉपिक आता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या मेजरिंग सिलेंडर के नाम से, तो आप यही 3 पॉइंट्स आपने लिखने। शॉर्ट में आएगा और शॉर्ट 3 मार्क्स का होता है, तो 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्यों मैंने एक ही लिखा है? क्योंकि जितने भी लिक्विड का वॉल्यूम है, जितने भी लिक्विड्स हैं, उनका वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से ही मेजर किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? एक आपके पास लंबा सा सिलेंडर होता है, और उस सिलेंडर में हमारे पास यहाँ पर ग्रेजुएशन हुई हुई होती है। ग्रेजुएशन मतलब मार्किंग, मेजरमेंट हुई हुई होती है। यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर होता है। ग्लास का भी हो सकता है या फिर ये प्लास्टिक का हो सकता है। और इस सिलेंडर में हमारे पास क्या हुई हुई होती है? मार्किंग हुई हुई होती है। आपने लैब में देखा होगा, या आप लोग जब लैब जाएंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये इस तरह से नीचे से इसकी बेस होती है, और ऊपर उसमें मेजरिंग हुई हुई होती है इस तरह से। ठीक है, ये मेजरिंग cm³ या ml में होती है, मिलीलीटर्स या क्यूबिक सेंटीमीटर। वैसे मिलीलीटर बोलें या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलें, बात एक ही है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की हेडिंग के नाम से आए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स के नाम से आए पेपर में, या मेजरिंग सिलेंडर के नाम से आए, आपने लिखना है यही 3 पॉइंट्स हैं। तो बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं, मैंने इसमें बनाए हैं कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स। यानी कि जितने भी लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर किया जाता है। अब अगर ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स के नाम से हेडिंग आई हुई होगी तो वो भी बात आपकी हो गई, या मेजरिंग सिलेंडर के नाम से आई हुई होगी तो वो भी बात हो गई पूरी। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडर विद स्केल ग्रेजुएटेड इन cm³ और मिलीलीटर। ग्रेजुएटेड मतलब उस पर मार्किंग हुई हुई होती है, ठीक है, cm³ या ml में। तीसरी बात क्या लिखी हुई है कि इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली वी शुड कीप द आई इन लेवल विद द बॉटम ऑफ द मिनिस्कस ऑफ द लिक्विड। अब ये समझने वाली बात है कि जब हम किसी भी सिलेंडर में, यानी कि अच्छा ये बहुत ही ज़्यादा वाइड सिलेंडर अगर हो, जैसा कि हमारे पास ग्लास होती है, तो उसमें हमें ये ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम पतला सा सिलेंडर लें, ठीक है ना, नैरो सिलेंडर लें, तो उस सिलेंडर में जब आप लिक्विड फिल करेंगे तो वो उसमें इस तरह का मिनिस्कस बनेगा, नीचे की तरफ मिनिस्कस बनेगा। यानी कि इस तरह का बेसिकली उसमें हमारे पास एक सरफेस बन रही होती है। इस सरफेस में एक ये अपर मिनिस्कस कहलाता है और ये लोअर मिनिस्कस कहलाता है। सही है, ये लोअर मिनिस्कस और ये अपर मिनिस्कस। तो अब हमें इन्होंने ये कहा गया है कि जब आप रीडिंग नोट करेंगे तो आपने लोअर मिनिस्कस से रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में क्या करना होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास 2 तरह के सॉलिड होते हैं, या तो रेगुलर सॉलिड होगा या इर्रेगुलर सॉलिड होगा। रेगुलर सॉलिड मतलब जिसकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होगी कोई, यानी कि कोई रेक्टेंगुलर शेप में होगा, या सिलेंड्रिकल शेप में होगा, या स्फेरिकल शेप में होगा, या हमारे पास स्क्वायर शेप में होगा, या कोई भी उसकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होगी, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है तो उसके लिए ज्योमेट्री ने फॉर्मूले डिफ़ाइन किए हुए हैं, ड्राइव किए हुए हैं। तो आप वहाँ से ज्योमेट्री के फार्मूले से हेल्प लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 फार्मूले आपके सामने लिखकर दिखाएं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, जैसे उसका क्या फार्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला था? πr²h। इसी तरह एक और फार्मूला आपकी बुक में यूज़ हुआ है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, ठीक है ना, तो 4/3 πr³ उसका फार्मूला होता है। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल
सॉलिड है यानी कि रेगुलर सॉलिड है अगर, उसका फॉर्मूला हमें कहाँ से मिल जाएगा, ज्योमेट्री से मिल जाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी है, द वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय ज्योमेट्रिकल फार्मूले, ठीक है। लेकिन इर्रेगुलर सॉलिड है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें उस इर्रेगुलर सॉलिड को किसी लिक्विड भरे सिलेंडर में, यानी कि इसी सिलेंडर में जो मेजरिंग सिलेंडर था, अगर इर्रेगुलर सॉलिड है, क्योंकि इर्रेगुलर सॉलिड में कोई शेप नहीं है, ठीक है ना, वो अजीब सा कोई सॉलिड है, पत्थर है कोई भी अजीब सा, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, पहले ये मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। इस मेजरिंग सिलेंडर में पहले से ही कोई लिक्विड फिल हुआ होगा, अच्छा ठीक है, और जो लिक्विड फिल हुआ है पहले से ही उस लिक्विड का वॉल्यूम हम नोट कर लेंगे, 30 ml है, लेट सपोज 30 ml। तो उस 30 ml में फिर हम क्या करेंगे, सॉलिड को इंसर्ट करेंगे। सॉलिड को इंसर्ट करने के बाद वो 30 से कितना हो गया, वो 50 ml तक चला गया, ठीक है। जब आपने उसमें सॉलिड इंसर्ट किया उस लिक्विड में, उसका वॉल्यूम 30 से राइज़ होकर 50 तक चला गया। अब आप क्या देखेंगे कि ये वॉल्यूम कैसे मेजर करना है, तो आप 50 में से 30 को माइनस कर देंगे, यानी कि जो राइज़ इन वॉल्यूम हुआ है वो बेसिकली 20 ml है। वो कितना है, 20 ml, और यही आपका आंसर है। तो क्या पता चला आप लोगों को कि जब इर्रेगुलर सॉलिड होगा तो हम उसको किसी फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे, यानी कि उसमें क्या फिल हुआ होगा, लिक्विड फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर में इंसर्ट करेंगे, और जितना भी वॉल्यूम राइज होगा वो बेसिकली उस सॉलिड की वजह से हुआ है, तो इसीलिए वो उस सॉलिड का वॉल्यूम है। वो आप क्यूबिक सेंटीमीटर या ml में नोट कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसको आप अपनी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। बस ये सब्ट्रैक्शन वाला फैक्टर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो खैर अभी ये तो हो गया आपके पास वॉल्यूम, इतना ही आपने बस याद करना है, इससे ज़्यादा डिटेल पेपर में आती ही नहीं है, ठीक है। और मज़ीद ये है कि अब आखिरी चीज़ रह गई हमारी डेंसिटी, तो इंशाल्लाह वो भी अभी आपको गाइड कर देता हूँ, डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी से पहले वॉल्यूम समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम निकाले बगैर हम डेंसिटी नहीं निकाल सकते। खैर, तो डेंसिटी का सिंपल सा फार्मूला है, जो फार्मूला है वही, अगर आप देखें जो इसका फार्मूला है वही इसकी डेफिनेशन भी है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने मास में कितने वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड हुआ है। यानी कि ये वॉल्यूम है, लेट सपोज इसके अंदर कितना मास ऑक्यूपाइड हुआ है। अगर यही सेम वॉल्यूम में ले लूँ और इसके अंदर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स अगर फिल करूँ खाली, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास, जो यहाँ डेंसिटी कम होगी और यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर सेम वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फिल हुए हुए हैं तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है। जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल कम फिल हुए होते हैं वहाँ डेंसिटी कम होती है। तो इसी तरह अगर आप लेट सपोज़ 2 बॉटल्स ले लें 0.5 लीटर्स की, यानी कि 500 ml की 2 बॉटल्स ले लें, और उन दोनों बॉटल्स में से एक में आप हनी फिल कर लें और एक में आप वाटर फिल करें, तो डेफ़िनेटली हनी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसकी डेंसिटी, जिस बॉटल में हनी फिल हुआ है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिस बॉटल में वाटर फिल हुआ है उसकी डेंसिटी कम होगी। तो खैर, कहने का मकसद है कि ग्रेटर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन द सेम स्पेस मेक्स द ग्रेटर डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास किससे बनता है, मॉलिक्यूल्स से ही तो बनता है। तो हमने मास की डेफिनेशन भी पढ़ी थी थोड़े लेक्चर्स पीछे कि मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ द डेंसिटी मतलब कि किसी भी स्पेस में कितने मॉलिक्यूल्स, यानी कि कितना मास भरा हुआ है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। बाकी इसका फार्मूला, तो इसका सिंबल जो है वो रॉ का सिंबल है, RHO रॉ, ये ग्रीक सिंबल है, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको हम लिखते हैं इस तरह से, P की तरह थोड़ा सा कर्व करके। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास SI यूनिट आपको पता है कैसे बनता है। SI यूनिट बनता है जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनके थ्रू। तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। तो इसीलिए हमारे पास इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या बन गया है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन हम सम टाइम क्या, ज़्यादातर ही हम जो वॉल्यूम नोट करते हैं, जो डेंसिटी नोट करते हैं वो ग्राम पर cm क्यूब में नोट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी, ज़ाहिर सी बात है हम इतने बड़े यूनिट में मेजर नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए ग्राम पर cm क्यूब यूज़ कर लेते हैं। अब हमारी लैब्स वगैरह में हम जब यूज़ कर रहे होते हैं, डेंसिटी निकाल रहे होते हैं, तो वो हम ग्राम पर cm क्यूब में निकालते हैं। किलोग्राम का छोटा यूनिट ग्राम और मीटर का छोटा यूनिट सेंटीमीटर। खैर, एक और टर्म हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी।
रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? बेसिकली ये वो डेंसिटी है जो हम वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता बेसिकली, लेकिन इसकी वैल्यू वही आती है जो हमारे पास नॉर्मल डेंसिटी निकालने में आती है, कि हम वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड करके डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर करके जब डेंसिटी निकालें तो वो डेंसिटी क्या कहलाएगी? वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगी। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, एंड नाउ वी विल बी डूइंग the numericals of this chapter inshallah, the exercise of this chapter, and then we will start the new chapter. So this was enough for today's lecture. See you in the next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.